देख रहे हैं द तर्कस। और आज जो लोग इस देश में, प्रदेशों में, विभिन्न अंचलों में गांव के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी एक कड़ी जो खास तौर से द तर्कस की कोशिश है, उस कड़ी में आज हम एक नया और बड़ा नाम आपके साथ जोड़ रहे हैं, आपसे उनकी बात कराने जा रहे हैं। वो है शैलेंद्र सिंह जी। और ये संथाल परगना जो झारखंड का एक हिस्सा है, जिसमें 6 जनपद आते हैं और उनमें जो आदिवासी हैं, जनजाति हैं, उनके बीच आपने अपने ढंग का बड़ा ही उल्लेखनीय कार्य किया है। और आपके पूरे उस प्रयास को दिगंत परिवार के नाम से जाना जाता है। आपने दिगंत पथ नाम से पत्रिका का भी संपादन किया है, जो लगातार चल रही है और आज आप हमारे साथ उपलब्ध हैं। और आपका जो मुख्यालय है सहराज, ये धनबाद जिले से 38 किलोमीटर दूर स्थित है। और आइए हम आपसे बात करते हैं। तो सर, आपके काम को अगर हम संक्षेप में कहें कि उसका परिचय लोगों से कराना हो, दर्शकों से, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? संक्षेप में तो यही कहना चाहेंगे कि अगर व्यक्ति के अंदर के चेतना को जगा दिया जाए, उसके आत्मविश्वास को बढ़ा दिया जाए, तो वो खुद ही अपने विकास का एक मॉडल खड़ा कर सकता है। आपके कहने का मतलब है कि व्यक्ति में स्वावलंबन और स्वाभिमान अगर हम पैदा कर दें तो अपने रास्ते खोज लेगा, वो आगे बढ़ सकता है। अगर हम, आपका कहना है कि अगर किसी को बाहर से सारी सुविधाएं थोप दी जाएं, उससे लैस कर दिया जाए, तब भी हो सकता है कि उसका जो अपेक्षित विकास है वह उसमें गति न पा सके। यही शायद स्वामी विवेकानंद के भी शब्द थे, उनकी भी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि सारी दुनिया की संपत्ति एक ही गांव में लगा दो, फिर भी उस गांव का तब तक विकास नहीं होगा जब तक कि वहाँ के लोगों में चेतना नहीं आती। इसीलिए इसी सोच के आधार पर हम लोगों ने चेतना अभियान शुरू किया। और वो चेतना गांव-गांव में वो चेतना स्थल बना करके, जहाँ लोग बैठ सकें, अपने बदहाली के कारणों को जान सकें और उसे मुक्ति का रास्ता खुद सोच सकें, इस प्रयोग के आधार पर हम लोग इस कार्यक्रम को शुरू किए थे। बिना किसी सरकारी सहयोग के कुछ लोगों ने, कुछ भावनाशील लोगों ने मिल करके इस अभियान को शुरू किया था। और वो चलता हुआ आज एक बड़ा रूप इस रूप में लिया है कि अब वो चेतना का एक महाविद्यालय बन गया है। चेतना महाविद्यालय? अच्छा, हाँ, चेतना महाविद्यालय, जो उस रूप का फॉर्मल विद्यालय, महाविद्यालय नहीं है, डिग्री नहीं देता है, बल्कि आसपास के गांव में चेतना का विकास कैसे हो, गांव के लोग कैसे अपने आप को सचेत करें, करते हुए वहाँ अभी शिक्षा का, स्वास्थ्य का, स्वरोजगार का, पर्यावरण का कई अनुकरणीय कार्य हो रहा है। जैसे एक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र वहाँ बना है, वहाँ पर जो है, वहाँ जड़ी बूटी का प्रशिक्षण का केंद्र है, और दूसरे कौशल विकास के और केंद्र भी चलते हैं, कृषि पशुपालन के केंद्र भी चलते हैं। और ये सारे कार्य जन सहयोग से हुआ है। आज 36 वर्षों के अंदर हम लोगों ने सरकार से 1 रुपये का भी कोई सहयोग नहीं लिया, लेकिन एक बड़ा संसाधन समाज ने तैयार कर दिया है। तो समाज की जो सत्ता है उसको हमें पहचानना होगा। अभी स्थिति है कि सरकार आगे और समाज पीछे। जी, और होना चाहिए कि समाज आगे और सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। जी, और सत्ता आगे, समाज पीछे, तब तो होगा सत्यानाश। यही गोविंद भावधारा का वो एक प्रयोगशाला है, जिसमें धनबाद, गिरिडीह और संथाल परगना के 6 जिले मिला करके 8 जिलों को हम लोग चाहते हैं कि वो झारखंड का एक सस्टेनेबल रूरल मॉडल के रूप में डेवलप हो, इसके प्रयास में लगे होंगे। शैलेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके गाँव की कुछ चिन्हित मुख्य बाधाएं क्या हैं उसके विकास और प्रगति में? बाधा के रूप में किन्हें हम चिन्हित कर सकते हैं, क्योंकि उन्हीं बाधाओं को दूर करने से शायद वह स्वतः अपने विकास को और बेहतर कर पाएंगे। मूल बाधा तो चेतनात्मक अभाव ही है, जिसको शिक्षा में जो व्यवस्था है उसमें जब तक गुणवत्ता और संस्कार को नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक वो मूल बाधा दूर नहीं होगी। हम देखें हैं संथालों के बीच में, और उसके संस्कृति को अगर हम नटसेल में, निचोड़ में कहें, तो उसमें है सत्य, सादगी, सहनशीलता, सहकारिता और स्वाभिमान। ये उनमें है, ये है सत्य। आज भी अगर उनके बॉडी लैंग्वेज, अगर वो झूठ बोलेगा तो लोग पता लग जाएगा, सकुचाएगा। तो वो सत्य है और सादगी है, स्वतः उसमें सहनशीलता है, टॉलरेंस है। उस स्थिति के कारण सत्य, सादगी, सहनशीलता, ये जो मूल तत्व हैं वो है, जो विकास का तत्व होता है। और फिर उसके बाद सहकारिता की भावना, उसी आधार पर वो सब बना है, जो देखा जा सकता है कि कैसे साथ मिलकर काम करने का एक जो है वो एक प्राकृतिक रूप से या सांस्कृतिक रूप से उनके पास एक धरोहर है, स्वाभिमान है। जो आपका कर्म क्षेत्र है उसमें संथाल लोगों की कौन सी प्रजातियां या कौन जातियां
मूल रूप से तो वहाँ संथाल के हैं, जैसे उनकी जो ट्राइबल्स के अलग अलग जो हैं, जैसे मुंडा है, उराव हैं, हो हैं, जी। तो वहाँ जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं हाँ। वहाँ मूल रूप से संथाल ही हैं। संथाल ही। हाँ। तो उनसे जो हम कुछ खास पूरे देश के लोग सीख सकते हैं, जो आपने बताया लगभग यही चीज़ें हैं, और कोई खास बातें जो पूरे देश में समस्याएं हैं और वह उनसे अलग हैं, वो समस्या वहाँ नहीं है या हम सीख सकते हैं, ऐसा कुछ अगर आपको लगे तो? हमको तो लगता है कि उनके संस्कृति को अगर आधार बना दिया जाए जी। और वहाँ की स्थिति और परिस्थिति जो है उसी को विकास का एक जो है आधार बना दिया जाए जोड़ करके, जी। तो उनसे हम सीख भी सकते हैं जी। और उनका विकास भी कर सकते हैं। जो हमारी कल्पना होती है कि हम ऐसा भारत बनाएंगे, श्रेष्ठ भारत बनाएंगे, समर्थ भारत बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, तो शायद उसके कुछ तत्व हमें वहाँ दिखते हैं। उसके बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व वहाँ दिखते हैं और हमको लगता है कि पूरे उसके बहुत डीपली उसका अध्ययन होना चाहिए। इस प्रकार के सेमिनार वहाँ उन जगहों पर होना चाहिए और वो देखना चाहिए कि उनके संस्कृति में वो तत्व हैं जो जिसके आधार पर अभी हम चाहते हैं कि जो जैसे हमारा जो है भारत का एक जो मॉडल जो मोदी जी भी चाह रहे हैं, ये भारत सरकार भी जो चाह रही है कि भाई हम यहाँ पर जो है एक जो है अपना भारत में उद्यमिता का विकास करें जी। तो वो हो सकता है इसलिए कि वो उनके संस्कृति के साथ है। धीरे धीरे अगर उनको सही दिया जाए तो लंबे समय तक किसी कार्य में लगे रहने की जो वो बात है वो अद्भुत है। मतलब किसी काम को अगर उनको समझ में आ गया कि इस काम को हमको करना है तो वो धीरे 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 उस काम में लगे रहेंगे। फिर उस और बहुत ज़्यादा आकांक्षा नहीं होती है, केवल उनके स्वाभिमान और संस्कृति को मूल में रख करके अगर उनमें हम सही प्रेरणा दें और उनको हम सही टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ सकें सही रूप से उनके मुताबिक, ये नहीं कि कोई इम्पोज हम कर थोपना नहीं, हाँ, बल्कि उनको अगर हम टिश्यू मैचिंग करा दें उनके कल्चर के साथ जो विकास का मॉडल हम देना चाहते हैं तो अद्भुत परिवर्तन हो सकता है। इसका एक उदाहरण सहराज में जो हमारा चेतना महाविद्यालय का प्रयोग केंद्र है, वहाँ जाकर के कोई भी देख सकता है, वहाँ के लड़कों से मिल सकता है और बीच के दिनों में वो कैसे तैयार हुए हैं और कैसे वो अपने गांव के विकास के लिए खुद से प्रयास कर रहे हैं, जितनी उनकी ताकत है। जो गौरवशाली मानवीय मूल्य के तत्व हैं वह उनमें जो विद्यमान है उन्हीं को बढ़ा देना, उन्हीं को संवर्धित कर देना, उन्हीं को और मजबूत कर देना, जीवंत कर देना, उनको स्वाभिमान से लैस कर देना, इसी में छुपी है इसी में छिपी है उनके विकास। और उसमें अब उनको टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। जैसे वो अपना जो वहाँ के जो चित्रकारी है, जैसे मिथिला पेंटिंग का एक ब्रेक थ्रू मिला तो वो आगे चला गया। तो वो जो सोहराय के समय में उनका जो अपने घरों में जो चित्र बनाते हैं और दीवारों पर जो बनाते हैं उसमें जो आर्ट है उसमें बहुत कुछ मैंने आज के संदर्भ में परिवर्तित ला करके उसको जो है हम उसके न सिर्फ उनकी उद्यमिता तो है ही ऑलरेडी, उसको और थोड़ा सा बल दे करके उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम ले जा सकते हैं और यही जो है हमारे आत्मनिर्भर भारत का आधार भी बन सकता है। दूसरी बात की कृषि और पशुपालन की जो बात है, अभी वहाँ हम देखते हैं कि आज भी बहुत करने की जरूरत है। झारखंड में आज के दिन तक भी एक जो है कृषि नीति स्पष्ट नहीं हो पाई क्योंकि हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी। तो यहाँ वाटर मैनेजमेंट की एक बहुत गंभीर काम करने की जरूरत है उनके मुताबिक, उनके राय से, उनकी जरूरत के मुताबिक। ये हर क्षेत्र में, हर पंचायत में इसकी योजना बननी होगी कि भाई किस प्रकार से हम वाटर मैनेजमेंट करें, भूमि समतलीकरण करें, तो उनका जो है एक बड़ा आधार हो सकता है कृषि और पशुपालन झारखंड के विकास का, विशेष करके ट्राइबल एरिया का विकास का, क्योंकि अंततः वो कृषि और पशुपालन से ही निकले तत्व हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य से वो कृषि और पशुपालन दोनों से अलग है। इस संदर्भ में विचार करना चाहिए उनके विकास के बारे में। अभी आपने बात किया उद्यमिता की, तो उद्यमिता तो इस देश में कुछ लोगों के हाथ तक सीमित रही, उनकी मोनोपोली सी रही, उन्होंने ही जैसे चाह किया। लेकिन अभी जो ज़रूरत है सामाजिक उद्यमिता की और संस्कारों की खेती की, उस पर आपका ध्यान है, आप उस असली दिशा धारा में सोच रहे हैं, यह अच्छी बात है। और एक चीज़ मेरे समझ में आती है, हालांकि आपका काम सरकार से बहुत ज़्यादा अपेक्षा नहीं रखता है, लेकिन सरकार भी एक तत्व है जो हमारी ही है, हमारे ही धन का वो उपयोग करती है, तो उससे कि हमारी अपेक्षाएं होती हैं। एक बात समझ में आती है कि हमारे देश में जो उद्योग हैं, उद्योगों को अनियंत्रित ढंग से बढ़ने की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं और उनको कहीं प्रतिबंधित नहीं किया गया है। अगर कोई 10 रुपये लगाता है तो 10,000 भी कमा सकता है, उसकी कोई सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन खेती, किसानी और ऐसी चीज़ों में हम 2 गुना करने की बात कहते हैं तो लगता है कि बड़ी बात कह रहे हैं।
और इस दोनों में बड़ा अंतर है कि इस देश में खेती और किसानी करने वालों की आय में आज़ादी के बाद कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं आया है, जबकि उसकी बनिस्बत बाकी दूसरे क्षेत्रों में बहुत बड़ा अंतर आया है। तो एक सवाल उठता है कि क्या औद्योगिक मूल्य नियंत्रण आयोग इस देश में एक बनना चाहिए? अगर ऐसा किया जाता है, उसकी एक सीमित किया जाता है कि इससे अधिक लाभ आप नहीं उठाएंगे, तो शायद पूरे देशवासियों को और हमारे जो जनजातीय हैं, जो किसान हैं, उनको भी फायदा मिल सकेगा। अगर आप इस पर कुछ राय देना चाहें। राय, पहली बात तो जैसे कि आपने कहा कि हमने ये कहा कि समाज आगे आवे जी, और सत्ता पीछे से उसको मदद करे। ये हमने सत्ता के महत्ता से इनकार नहीं किया है, लेकिन हम ये जरूर चाहेंगे कि समाज के भाव के मुताबिक सत्ता उसको सहयोग करे, न कि सत्ता आगे बढ़ करके उसके भाव को भी खंडित करे और सहयोग के बदले वो असहयोग हो जाए। हमारा कहने का मतलब ये है। बिल्कुल, आपकी सोच सकारात्मक है। एक सवाल है। अच्छा, दूसरी बात जो आपने कही कि अब उद्यमिता का सवाल है, तो अब उद्यमिता का जो मॉडल हम देख रहे हैं, ठीक है, अपनी जगह पर सबका महत्ता है। जो जिस क्षेत्र में हम काम करते हैं वहाँ पर किस प्रकार के उद्योग की जरूरत है, वो वहाँ के लोगों के जमीन तक पहुँच करके वहाँ के लोगों के आकांक्षाओं, भावनाओं और उनके तकनीक और उनके पास जो ऑलरेडी स्किल है, उस स्किल के आधार पर अगर हम कोई उद्योगों की रचना करें तो वो उद्योग की जरूरत है। जैसे कृषि और कृषि से संबंधित उद्योग की एक संभावना है, लेकिन वो बहुत दिनों तक वो उपेक्षित रहने के कारण और उद्योग का एक दूसरे देने के कारण मैंने यहाँ पर जनजातीय क्षेत्रों में आक्रोश भी है, क्योंकि वो उद्योग यहाँ पर लाए गए जो उनके साथ मेल नहीं खा रहे थे। अगर उनके साथ मेल खाता हुआ उद्योग होता तो उसको सपोर्ट करते हो, क्योंकि वो उनकी नीड है और उनकी समझ है, तो वो उद्योगों के विरोध नहीं है, लेकिन वो उद्योग के कारण आक्रोश है जो उद्योग उनकी आकांक्षाओं और उनकी संस्कृति और उनके भावनाओं के बिल्कुल विपरीत इम्पोज्ड है। और उनके द्वारा अगर कोई ये चीज लाया जाता है तो हमको पूरा विश्वास है। जैसे हमारे साथ हैं प्रसून कुमार हेम्ब्रम जी, 20-25-30 वर्षों से हम लोग साथ काम कर रहे हैं। ऐसे 30-40-50 लोग अपने जीवन को वहाँ लगाया है। इन्होंने भी संथाली भाषा में MA पास किया है और ये भी इन्हीं नीतियों के मुताबिक कर रहे हैं। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि सरकार को वहाँ जाकर के करना है। हम सरकार को सहयोग करना चाहते हैं, सरकार से सहयोग लेना ना तो अलग बात है। अब वहाँ जाकर सरकार भी देखे कि समाज ने करोड़ों करोड़ रुपए का जो है वो संसाधन वहाँ कैसे खड़ा कर दिया बिना किसी अपेक्षा के। तो जन सहभागिता का एक बढ़िया उदाहरण, उसका लाभ वहाँ के डीसी को और वहाँ के लोगों को उठाने से तो मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको हमारे भाव को समझना होगा कि हम किस प्रकार के चाहते हैं। ऐसा भाव है, सरकार के सत्ता के विरुद्ध नहीं बात कर रहे हैं हम, उनको तो चाहते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं कि आइए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं। यानी आपकी बात उनका निचोड़ ये लग रहा है कि स्थानीय संपदा, स्थानीय प्रतिभाएं, स्थानीय तकनीक, स्थानीय उनकी जो भीतर की आकांक्षा है, उसके अनुरूप जब हम काम करेंगे तो एक नए भारत के निर्माण में शायद ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। हमको नई तकनीकियों को उनके साथ जोड़ना है, लेकिन उनके साथ ही मिल करके उसकी योजना और उनके मन में उसका एक्सेप्टेंस हो, स्वीकार्यता हो और उसमें उनकी पूरी तरह से जीवंत सहभागिता हो, तभी हम कुछ बस यही है, यही मूल चेतना है जिसके आधार पर हम कर रहे हैं। अब बाकी जो कुछ विचार पक्ष और कर्म पक्ष सब यहाँ है और हम तो आमंत्रित करेंगे आप जैसे लोगों को कि आकर के वहाँ उनसे मिल करके और क्या उनकी आकांक्षा है उसको समझ करके जल्द से जल्द ये जो है आत्मनिर्भर भारत के जो संभावना संथाल परगना क्षेत्र में है उसको एक बल मिले और ऐसे आयोजनों के द्वारा होगा। इसीलिए हम लोग वहाँ से आए हैं कि समझेंगे कि यहाँ किस प्रकार से देश के तमाम गांव में, छोटे छोटे गांव में बैठ करके जो लोग नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, उसी क्रम में आपने आज शैलेंद्र सिंह जी को सुना। हम आगे और लोगों से बात कराएंगे, आपसे भी दोबारा बात कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। आपने हमको समय दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।